Please subscribe the channel and press bell icon for notification. और ये दो एक ऐसे आंकड़े हैं जिनको बाजार बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखता है। फिस्कल डेफिसिट का एस्टिमेट और डाइवेस्टमेंट टारगेट क्या होगा। पिछले साल 2,15,000 करोड़ था और अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 25,000 करोड़ से कम इनफ्लोज आए हैं डाइवेस्टमेंट पर। आपकी राय सुनील जी। मेरी राय है कि करीबन 3 से 3.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट और स्पेक्ट्रम ऑक्शन से टारगेट करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें LIC शामिल होता है, BPCL शामिल होता है, एयर इंडिया शामिल होती है और उसके अलावा 5G का ऑक्शन भी। तो मेरे ख्याल में 3 से 3.5 लाख करोड़ इस साल डिवेस्टमेंट से गवर्नमेंट को टारगेट करना चाहिए। सेकंड थिंग, फिस्कल डेफिसिट में मैं मानता हूं कि पिछले साल आपने देखा कि 4.5% प्रॉमिस किया था, 6.5% के करीब आया। तो मेरे ख्याल में इस साल क्योंकि सभी देशों के फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गए हैं, तो IMF, वर्ल्ड बैंक या रेटिंग एजेंसीज के भी जो सोच होगी वो थोड़ी लिबरल होगी। यानी इस एग्जामिनेशन में अगर पहले पास मार्क 40 था तो इसमें 25 करवा देंगे, तो गवर्नमेंट के पास थोड़ी रूम होगी। तो मैं समझता हूँ कुछ 7-7.5% तक सेंट्रल फिस्कल डेफिसिट को इस साल 1 साल के लिए ले जा सकते हैं। मगर ये डिसइन्वेस्टमेंट की जो आय की प्रोग्राम है ना, वो इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ऐसे फिस्कल डेफिसिट स्लिपेज जो मैं मान रहा हूं कि होना चाहिए, उसको फ्यूचर ग्रोथ ही आके उसको कट डाउन कर सकती है। तो कहाँ खर्चा करते हैं, आपने बोला कि खर्चे की बात हो गई, मगर कहाँ खर्चा करते हैं ये मुख्य है। अगर फिस्कल डेफिसिट में स्लिपेज हो रही है तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सेक्टर में और FDI ये थर्ड जगह है जहां पे उनकी फिस्कल बैलेंस को मीट करने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर जो आ रहे हैं ज्यादातर FPI इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में करीबन 2.5 लाख करोड़ इस साल उन्होंने निवेश किया है, मगर FDI का जो धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है, मगर उसको दुगना करने की। और सेकंड चीज, FDI को भी अभी FDI कहां जा रहा है, पेटीएम, स्विगी, जोमैटो ऐसे इंटरनेट स्टार्टअप्स के एरिया में जा रहा है, मगर हमें चाहिए रियल मैन्युफैक्चरिंग में FDI, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स को यहाँ आके निवेश करने की जरूरत। तो अगर उसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव दिखाए गवर्नमेंट, तो वहां से भी गवर्नमेंट की फिस्कल बैलेंस के लिए फॉरेन इनफ्लोज का भी सपोर्ट मिल सकता है। तो ये 3 क्षेत्र होंगे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू उठाने के लिए। करेक्ट। तो चलिए, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, और इसके साथ जो बहुत सारे में दर्शक ये सोचते हैं कि मेरे हाथ में क्या आएगा। बिल्कुल। तो कोहली साहब के पास चलते हैं। कोहली साहब, जो लोग बिजनेस की दुनिया से थोड़ा अलग के जनरल लोग होते हैं, उनको पूरी बजट स्पीच में सिर्फ ये सुनना होता है कि मेरे हाथ में कुछ पैसा बच रहा है कि नहीं, मेरा कुछ डिडक्शन इंक्रीज हुआ कि नहीं, या उतना ही टैक्स हमको भरना पड़ेगा। तो क्या शॉर्टफॉल को देखते हुए इस बार कम है, सरकार ये कर सकती है कि हमको कुछ रियायत दे, जो पर्सनल टैक्स है, जो इनकम टैक्स हमारा है, वो कुछ बढ़ाए, उसमें कुछ डिडक्शन बढ़ाए, या कुछ हमारी लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दे। क्या ऑप्शंस आप देखते हैं, क्योंकि सप्लाई साइड में Please subscribe the channel and press bell icon for notification. बहुत काम किया सरकार ने, आत्मनिर्भर पैकेज, जो सब तमाम चीजें करी हैं, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम हमारी आप नहीं बढ़ाएंगे तो डिमांड कैसे जनरेट करेंगे हम? जी हाँ नीरज, पूरी इस बार उम्मीद है कि लोगों की जेब में, जिसको जब से आत्मनिर्भर भारत अभियान के सीरीज सी जो उसकी अनाउंसमेंट शुरू हुई थी, बार बार यही बात हो रही थी कि लोगों की जेब में पैसा डाला जाए, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करिए। और हमने देखा कि सरकार ने उसकी जगह एक लिक्विडिटी पैकेज आत्मनिर्भर भारत 20 लाख 30 लाख करोड़ जितने का भी निकाला, वो लोन्स के फॉर्म में था, डायरेक्ट पैसा लोगों की जेब में नहीं गया। तो मुझे लग रहा है टैक्सेस एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अगर डायरेक्ट पैसा नहीं जा रहे हैं तो कम से कम जो पैसा जेब से जा रहा है, तो मनी सेव्ड इज मनी अर्न, मेरे ख्याल ये कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पर। पैसा डायरेक्ट कैसे जेब में पहुंच रहा है, अगर पैसा आपका टैक्स देने से, तो सुनने में ये आ रहा है, हमारे चैनल CNBC आवाज ने भी यही चलाया कि 50 से 80 हजार रुपए प्रति व्यक्ति टैक्स पेयर को इस साल कुछ बचत की उम्मीद है। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे किया जाएगा। तो 2 तरीके की प्रणाली नीरज है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक नई टैक्स रिजीम है। तो हमने देखा कि जो नई वाली टैक्स रिजीम थी, जिसमें बिना डिडक्शंस के आपको रिटर्न अपनी फाइल करनी होती थी, बिल्कुल सिंपल मेथड था, उसमें स्लैब भले ही ज्यादा कर दिए थे। तो हमने देखा कि क्योंकि लोगों की सेविंग्स करके टैक्स बचाने की जो आदत थी,
वो बरसों की थी। और मैं समझता हूँ कि अच्छी आदत भी थी। अगर आप सेविंग्स करके टैक्स बचा रहे हैं, आप अपनी ओल्ड एज के लिए बचा रहे हैं, उन सेविंग्स को आप जल्दी नहीं निकाल सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म होती है, 3 साल 5 साल, कुछ लोग पीपीएफ वगैरह 15 साल रखा जाता है, और पीएफ कंपनी का तो लाइफ टाइम चलता रहता है जब तक आप नौकरी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वो एक अच्छी आदत को लोगों को छोड़ने में दिक्कत आई, और उन्होंने जब अपनी नई प्रणाली पुरानी प्रणाली को कंपेयर किया तो उनको लगा कि पुरानी प्रणाली बेहतर है, सेविंग्स भी हो रही है, टैक्स भी ज्यादा बच रहा है। तो मुझे लग रहा है सरकार को ये जो नई प्रणाली है, न्यू रिजीम जिसको हम कहते हैं, उसको थोड़ा सा रैशनलाइज करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों का रुझान उस तरफ हो। वरना लोग जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो उनको पुरानी अच्छी लगती है, इसी वजह से कम लोग इसमें आ पाए। तो इसको मुझे लग रहा है अगर सरकार वाकई में चाहती है कि इन डिडक्शंस को धीरे धीरे हम टैक्स की प्रणाली को सिंप्लीफाई करें, और ये इतनी दुनिया भर की जो डिडक्शंस हैं जिनको याद रखना आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है, अगर आप चाहते हैं इसको सिंपल तो इसको अट्रैक्टिव भी बनाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कुछ नई प्रणाली में टैक्सेशन रेट्स में रैशनलाइजेशन, स्लैब्स में रैशनलाइजेशन देखने को मिल सकता है। दूसरा जो पुरानी प्रणाली है, जो ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम के अंतर्गत तो बहुत सारी डिडक्शंस हैं। हमारी सबकी फेवरेट और आपके भी नीरज मुझे लगा फेवरेट है एटीसी, जिसको मैंने पहले भी कहा था, सी का मतलब क्राउडेड बन जाता है, इतनी क्राउडेड है, 1.5 लाख की लिमिट है, करीब 7 साल बीत चुके हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, खर्चे, बच्चों की स्कूल फी, प्रिंसिपल लोन, हाउसिंग लोन रीपेमेंट भी उसी के अंदर है, स्टैंप ड्यूटी घर लेते हैं वो भी उसी के अंदर है। तो मुझे लग रहा है या तो उसको 1.5 लाख से बढ़ा के 2 लाख 2.5 लाख कर दिया जाए, या इन खर्चों को वहां से निकाल दिया जाए, इसके लिए अलग सेक्शन क्रिएट किया जाए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट आप उसका ले पाएंगे। इसके अलावा हाउसिंग लोन जो लोग लेते हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर काफी फोकस रहा है, हम देख रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कुछ टर्न अराउंड भी आ रहा है। बहुत साल से जो बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी उसमें थोड़ी थोड़ी अब मूवमेंट शुरू हुई है। तो मुझे लग रहा है अगर उसको रफ्तार पकड़ानी है तो ये जो सेक्शन 24B की डिडक्शन होती है, 2 लाख आप हाउसिंग लोन लेते हैं और उस पर आपको बेनिफिट मिल जाता है, मुझे लग रहा है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि घरों की कीमतें भले ही अफोर्डेबल हाउसिंग आ गई हो, तब भी घरों की कीमतें और लोन लेने की क्षमता लोगों की बढ़ी है, लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो ये कुछ रहेगा। बाकी जो बेसिक लिमिट है नीरज 2.5 लाख की, उसमें मुझे कम उम्मीद लगती है, क्योंकि सरकार का जो फोकस रहता है वो टैक्स पेयर्स बेस को बढ़ाने का रहता है। तो जैसे ही आप 2.5 लाख की लिमिट को बढ़ा देते हैं तो आप बहुत सारे टैक्स पेयर्स 6 करोड़ के प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। करीब रिटर्न फाइलर्स हैं नीरज हमारे देश में, पिछले साल के अगर हम अगर इसका तरीका ये है कि आप टैक्स बेस बढ़ाना चाहते हैं, थ्रेशोल्ड मत बढ़ाइए, टैक्स के स्लैब घटा दीजिए, तो अपने आप लोग ज्यादा स्वेच्छा से वॉलंटरी आ जाएंगे, उसमें बच नहीं पाएंगे। जी हाँ, मैं नीरज उसी पे आ रहा था कि जो 12,33,000 करोड़ की डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन है, मैं अगर वित्त मंत्री हूं और मुझे लग रहा है कि 3 करोड़ लोग हमारे देश के 12,33,000 करोड़ देते हैं, तो मैं चाहूंगा कि भले ही 10 करोड़ लोग ये उतना ही आए, पर 10 करोड़ लोग, इसका मतलब टैक्स को कम कर दिया जाए, पर ज्यादा लोग इंक्लूड हो टैक्स की प्रणाली में, उससे आपको आगे टैक्स की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि टैक्स पेयर्स बेस को बिना छेड़े कम नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ाने की मुहिम निरंतर सरकारों की रही है, हमने देखा ही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, टैक्स के रेट्स को अगर घटा दिया जाए तो ज्यादा लोग डरेंगे नहीं, लोगों की जेब से कम जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। क्योंकि सैलरी के अलावा नीरज हमने देखा जो बाकी के छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं वो लोग टैक्स अभी भी देने में आनाकानी करते हैं, वो टैक्स में जी कोहली साहब, आपने बखूबी समझाया किस हिसाब से आपको टैक्स बेस बढ़ानी है। वापस जुड़ते हैं कोटक एसेट मैनेजमेंट के नीलेश शाह साहब से। नीलेश जी, बाजार में बहुत जबरदस्त सरगर्मी है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर कुछ मूवमेंट दिखेगा एडवर्सली, और एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये दोनों रिलेटेड है बाजार से। और सरकार का मानना यह है कि पिछले 8-9 महीने में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी और बहुत शानदार मुनाफा रिटेल इन्वेस्टर्स ने, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कमाया है। तो अगर ये दोनों थोड़े बहुत बढ़ा दिए जाएं तो कोई परेशानी नहीं होगी। कौन सा एक ऐसा लेवल है कि अगर ये दो टैक्सेस बढ़े बाजार को ठीक लगेगा, और कहां बाजार नाराज और निराश हो जाएगा? मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में जब भी टैक्स के रेट बढ़ते हैं तो मार्केट में एक इमीडिएट शॉर्ट नेगेटिव रिएक्शन आता है। अगर आप देखें तो जब एसटीटी लेवी हुई थी तब बात ये हुई थी कि हम कैपिटल गेन एग्जम्पशन दे रहे हैं इसलिए एसटीटी लेवी कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि एसटीटी भी है और वापस कैपिटल गेन्स आ गया। सो इफेक्टिवली अगर सरकार प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन
for notification. टीटी और कैपिटल गेन में बढ़ोतरी करती है तो मार्केट का रिएक्शन शॉर्ट टर्म में जरूर नेगेटिव रहेगा। लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली मार्केट अर्निंग्स और ग्रोथ के ऊपर डिस्काउंट करेगी। ये राय आपको आती हुई दिख रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर और एसटीटी पर। शाह साहब ने बहुत ही बखूबी परसेंटेजेस का जवाब नहीं दिया, लेकिन यही प्रश्न रखते हैं सौरभ मुखर्जी से और एनविजन के नीलेश शाह साहब से। नीलेश शाह साहब, पहले आप बताइए, क्या उम्मीद कि एलटीसीजी और एसटीटी बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो किस लेवल तक? मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई सरकार की सोच होगी, क्योंकि क्या है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो तो ऑलरेडी 10% है, शॉर्ट टर्म जो है 15% है। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कोई स्कोप है, क्योंकि इससे जो भारत एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल या जो ग्लोबल लेवल पे जो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन के उभर के आ रहा है, वो जो छवि है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ इसको एक शॉर्ट टर्म रेवेन्यू रेजिंग एक्सरसाइज के एंगल से नहीं देखना चाहिए, और इसके इम्प्लीकेशंस डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पे भी होंगे और इसके इम्प्लीकेशंस ग्लोबल इन्वेस्टर्स और इंडिया की जो ग्लोबल जो इमेज है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट रहेगा। तो हमारा ये मानना है कि ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के जो रेट्स है ये इस पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इफ़ एट ऑल अगर गवर्नमेंट को तीसरा स्लैब करना है तो वो स्लैब ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका निवेश 3 साल या 5 साल का अगर रहता है तो उसके बाद उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं आना चाहिए। तो हमारा तो ये मानना है कि सरकार को ये कैपिटल गेन्स के जो टैक्स रेट्स है उसके ऊपर कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। जी सौरभ जी, थोड़ा एक बैंक की तरफ चलते हैं। 2 चीज़ें बहुत चर्चा में है कि एक तो बैड बैंक बनाया जाए और एक बैंक रिकैप मैसिव किया जाए, क्योंकि ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है, बैंकों की अपनी बैलेंस शीट और जिसको उन्होंने कर्ज दिया उसकी बैलेंस शीट। तो दोनों की चर्चाएं चल रही कि एक तो बैड बैंक बनाया जाए, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के दूसरी तरफ से किया, दूसरा बहुत बड़े पैमाने पे रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा, वरना दिक्कत बनी रहेगी। आप इन दोनों में से क्या फीजिबल मानते हैं कि जो पहले कर देना चाहिए, क्योंकि बैड बैंक को लेकर के अभी भी कुछ लोगों को लगता करें नहीं करें, क्योंकि एक और अलग से एक इन्वेस्टमेंट बैंक बनाने की भी तैयारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। तो ये जो तीनों प्रपोजल, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, बैड बैंक का ज़रूरत मेरे ख्याल से अब उतना रहा नहीं जो 2-3 साल पहले था, बिकॉज जो है बैंकिंग सिस्टम के एनपीए प्रॉब्लम्स है, कोविड को अगर हम अलग छोड़ दें, जो बैंकिंग सिस्टम की इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एनपीए प्रॉब्लम्स है वो कुछ हद तक एड्रेस हो चुकी है, पूरी तरह नहीं बट कुछ हद तक एड्रेस हो चुकी है, और जिस प्रकार का 2-3 साल पहले एक अर्जेंसी थी वो चली गई है। उसके ऊपर अगर आप बैड बैंक खड़ा भी करते हो तो उसके लिए पैसा डालना पड़ेगा। फिस्कल स्थिति जैसी है इंडिया में, पैसा सरकार के पास उतना है नहीं बैड बैंक के अंदर डालने के लिए। और सिमिलरली अगर बैंकिंग रिकैप की बात करें, अगर आप लास्ट बजट में देखें कुछ खास एलोकेशन था नहीं, तो अगर लास्ट बजट में बैंकिंग रिकैप के लिए पैसे नहीं डाले थे तो इस साल तो फिस्कल सिचुएशन और भी टाइट है। मेरे ख्याल से पूरी की पूरी सरकार की फोकस होगी प्राइवेटाइजेशन की तरफ, LIC हो या BPCL हो, और बैंकिंग सिस्टम में IDBI हो। IDBI का प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार को पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो पब्लिक सेक्टर बैंक का स्पेसिफिक स्टेटस उसको नहीं है। सो पूरी चेष्टा होगी भारत सरकार की कि IDBI की प्राइवेटाइजेशन से बैंकिंग सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन की पूरा सिलसिला शुरू किया जाए। पहले भी चेष्टा थोड़ी बहुत हुई थी, बट अब फिस्कल स्थिति जैसी है उसकी अर्जेंसी ज़्यादा है। BPCL, कॉन्कोर, IDBI ये रिलेटिवली अट्रैक्टिव एसेट्स हैं, और मेरे ख्याल से फोकस यहाँ पे होगा रादर दैन पैसा खर्च करके फिर से PSU बैंक के खाते में टैक्स पेयर का पैसा डाला जाए। मेरे ख्याल से वो सोच लास्ट ईयर भी नहीं थी और इस साल भी नहीं होगी। क्या बात है मुखर्जी साहब, आपने तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि कहाँ पर जोर लगाना चाहिए है और कहाँ पर आपको सबसे बढ़िया रिटर्न आता हुआ दिखेगा। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.